नमस्कार दोस्तों। NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 9 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। बिल्कुल। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल। इसीलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस खास सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग बेसिक्स और फ्यूचर्स के सवालों पर फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द इनिशियल मार्जिन पेड बाय अ ट्रेडर फॉर एंटरिंग इनटू एन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड टू व्हिच अकाउंट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी ब्रोकरेज अकाउंट, ऑप्शन सी इनिशियल मार्जिन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स अकाउंट और ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जब हम इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं तो जो इनिशियल मार्जिन देते हैं वो किस अकाउंट में डेबिट होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा। हाँ, देखो, इनिशियल मार्जिन कोई हमारा खर्चा नहीं है जो हम उसे P&L यानी ऑप्शन ए में डाल दें। ये एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। राइट। इसलिए इसके लिए बुक्स में एक अलग से इनिशियल मार्जिन अकाउंट खोला जाता है और इसे बैलेंस शीट में करंट एसेट की तरह दिखाते हैं। ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ब्रोकरेज और ट्रेडिंग अकाउंट का मार्जिन होल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पैसा हमारा ही है, बस ब्लॉक हुआ है। एग्जैक्टली। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम टिप। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर कैश की जगह बैंक गारंटी दी जाए तो क्या होगा? ओह, तब क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? तब कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, सिर्फ एक डिस्क्लोजर नोट दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखना। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मार्क टू मार्केट मार्जिन पेड और रिसीव्ड ऑन अ डेली बेसिस इज राउटेड थ्रू व्हिच अकाउंट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इनिशियल मार्जिन अकाउंट, ऑप्शन बी P&L अकाउंट, ऑप्शन सी मार्क टू मार्केट मार्जिन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स अकाउंट, ऑप्शन डी क्लाइंट ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब है कि जो रोज का MTM यानी मार्क टू मार्केट पेमेंट क्लाइंट करता है या उसे मिलता है वो कहाँ जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट। तो इसे इनिशियल मार्जिन में ऐड नहीं करते? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इनिशियल मार्जिन को हम रोज डिस्टर्ब नहीं करते, वो फिक्स रहता है। रोज के फायदे या नुकसान के लिए हम ये अलग MTM अकाउंट यूज करते हैं। समझ गई। और ऑप्शन बी यानी P&L में भी डेली फ्लक्चुएशन को डायरेक्ट नहीं डालते जब तक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ऑप्शन डी तो बस एक जनरल ट्रेडिंग अकाउंट है, इसलिए सही जवाब सी है। क्लियर? हाँ, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑन द बैलेंस शीट डेट, इफ द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, हाउ इज इट ट्रीटेड? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इग्नोर्ड, ऑप्शन बी कैपिटलाइज्ड, ऑप्शन सी प्रोविजन इज क्रिएटेड इन द P&L अकाउंट, ऑप्शन डी डिडक्टेड फ्रॉम इनिशियल मार्जिन। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट की तारीख पर अगर MTM मार्जिन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसका क्या करेंगे? सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोविजन इज क्रिएटेड इन द P&L अकाउंट। अच्छा, मतलब नुकसान मान लेंगे। हाँ, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब है एंटिसिपेटेड लॉस यानी संभावित नुकसान। अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं कि अगर बैलेंस शीट के दिन लॉस दिख रहा है तो P&L में तुरंत प्रोविजन बनाओ। इग्नोर नहीं कर सकते? बिल्कुल। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि ये कोई कैपिटल एसेट नहीं है और ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इनिशियल मार्जिन को हम टच नहीं करते। क्या बात है, बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 4, which accounting principle requires that anticipated losses are recognized but anticipated profits are ignored in open derivative contracts? Options are option A matching principle, option B going concern principle, option C prudence principle, option D consistency principle. इसका मतलब है कि ओपन डेरिवेटिव्स में हम होने वाले मुनाफे को किस अकाउंटिंग सिद्धांत के कारण इग्नोर कर देते हैं? इंटरेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस मतलब समझदारी। हाँ, इसे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। अकाउंटिंग में नुकसान को पहले ही मान लिया जाता है, लेकिन मुनाफे को तभी मानते हैं जब वो सच में रियलाइज हो जाए। अरे वाह। ऑप्शन ए मैचिंग प्रिंसिपल तो इनकम और एक्सपेंस को मैच करने के लिए होता है। ऑप्शन बी गोइंग कंसर्न मानता है कि बिजनेस चलता रहेगा और ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी के लिए है। इसलिए सी ही वो सिद्धांत है जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर करवाता है। स्टूडेंट्स यहाँ टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, तो ये प्रूडेंस वर्ड याद रखना। समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया रूल है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5, एट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इज द प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फाइनल सेटलमेंट प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ऑप्शन बी फाइनल सेटलमेंट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑप्शन सी स्पॉट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस,
ऑप्शन डी इनिशियल मार्जिन माइनस फाइनल सेटलमेंट प्राइस। इसका मतलब है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल सेटलमेंट पर प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। सही आंसर ऑप्शन बी सही है, फाइनल सेटलमेंट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब जिस रेट पर ट्रेड लिया और जिस रेट पर खत्म हुआ। एग्जैक्टली जिस प्राइस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस एक्सचेंज से निकाला है, उन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस है। राइट। ऑप्शन ए और सी गलत हैं क्योंकि स्पॉट प्राइस का डायरेक्ट यूज पीएनएल निकालने में नहीं होता, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखते हैं। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही सेंसलेस है। और हाँ, याद रहे कि इस समय आपका इनिशियल मार्जिन भी वापस रिलीज हो जाता है। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर। तो ये तो हुई फ्यूचर्स की बात। अब ऑप्शंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रीमियम पेड बाय द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मार्जिन अकाउंट, ऑप्शन बी इक्विटी इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन सी पीएनएल अकाउंट एंड ऑप्शन डी ब्रोकरेज अकाउंट। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन बायर जो प्रीमियम देता है उसे किस अकाउंट में डेबिट करता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्विटी इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट। मतलब बायर के लिए मार्जिन अकाउंट नहीं होता। यही तो कैच है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि बायर के लिए प्रीमियम अकाउंट होता है, जबकि जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए मार्जिन अकाउंट होता है। स्टूडेंट्स यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो बायर के केस में भी मार्जिन अकाउंट टिक कर देते हैं। ओहो। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि प्रीमियम तुरंत पीएनएल में नहीं जाता, और ऑप्शन डी तो ब्रोकरेज का है। इसलिए हमेशा याद रखें, बायर मतलब प्रीमियम अकाउंट। समझ गई, बहुत जरूरी टिप है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बैलेंस शीट डेट व्हेन इज अ प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑप्शन बायर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए whenever the market is volatile, option B when the premium paid is higher than the prevailing market premium, option C when the premium paid is lower than the prevailing market premium, option D provision is never required। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट की तारीख पर ऑप्शन बायर को प्रोविजन कब बनाना पड़ता है। सही आंसर ऑप्शन बी सही है, when the premium paid is higher than the prevailing market premium। मतलब जब नुकसान हो रहा हो। बिल्कुल, अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया और मार्केट में उसकी वैल्यू गिरकर 60 रुपए हो गई, तो ये लॉस सिचुएशन है, और हमारे प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें इस एंटीसिपेटेड लॉस के लिए प्रोविजन बनाना होगा। और अगर फायदा हो रहा हो तो? वही ऑप्शन सी है, जिसमें प्रीमियम की वैल्यू बढ़ गई है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, पर हम प्रॉफिट के लिए प्रोविजन नहीं बनाते, उसे इग्नोर करते हैं। और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। एकदम लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 8, एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट हाउ डज एन ऑप्शन सेलर ट्रीट द प्रीमियम रिसीव्ड? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए treats it as a liability, option B refunds it to the buyer, option C recognizes it as income in the P&L account, option D transfers it to a reserve fund। इसका मतलब है कि फाइनल सेटलमेंट के टाइम ऑप्शन सेलर प्रीमियम को क्या मानता है? सही आंसर सही आंसर है ऑप्शन सी, recognizes it as income in the P&L account। पूरी तरह से इनकम मान लेता है। हाँ, फाइनल सेटलमेंट के टाइम कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो सेलर को जो प्रीमियम मिला था वो उसे अपने पीएनएल में अपनी इनकम मान लेता है। ओके। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि सेटलमेंट के बाद वो लायबिलिटी नहीं रहता। ऑप्शन बी गलत है, सेलर प्रीमियम रिफंड क्यों करेगा, और ऑप्शन डी रिजर्व फंड वाला भी इररिलेवेंट है। राइट। अब अकाउंटिंग से शिफ्ट होकर थोड़ा टैक्सेशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच हेड ऑफ इनकम आर प्रॉफिट्स और लॉसेस फ्रॉम एफएनओ ट्रेड्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस टिपिकली टैक्स्ड इन इंडिया? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन सी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऑप्शन डी स्पेक्युलेटिव इनकम। इसका मतलब है कि इंडिया में एफएनओ से होने वाले फायदों या नुकसान पर किस हेड के तहत टैक्स लगता है? सही आंसर ऑप्शन सी सही है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। वेट, कैपिटल गेन्स नहीं? नहीं, लोग अक्सर शेयर बाजार का नाम सुनकर ऑप्शन ए यानी कैपिटल गेन्स टिक कर देते हैं, जो गलत है। रेगुलर ट्रेडर्स के लिए एफ&ओ पूरी तरह से बिजनेस इनकम मानी जाती है। और स्पेक्युलेटिव इनकम? वो ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि इसे सट्टा नहीं माना जाता। इसलिए सही जवाब सिर्फ ऑप्शन सी है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। As per the Finance Act 2005, are derivative transactions on recognized stock exchanges considered speculative? Options are option A, yes, always. Option B, no, they are excluded from the definition of speculative transactions. Option C, only options are speculative, futures are not. Option D, only if traded by foreign investors। इसका मतलब है कि क्या फाइनेंस एक्ट 2005 के हिसाब से एफ&ओ को स्पेक्युलेटिव यानी सट्टा माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी सही है, नो, दे आर एक्सक्लूडेड। मतलब बाहर कर दिया गया है। हाँ, सेक्शन 43(5) के तहत एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। सरकार ने रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर होने वाले एफ&ओ ट्रेड्स को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन से बाहर कर दिया।
इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी और डी जैसे कोई आधे अधूरे नियम नहीं है। पूरा एफएनओ ही नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाता है। क्लियर। हाँ, बिल्कुल क्लियर। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे hundreds of questions हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फिर वापस फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। If there is a non-speculative F&O business loss, against which income can it be set off during the same year? Options are: Option A, any income including salary. Option B, only against other F&O profits. Option C, any income except salary. Option D, only against capital gains. इसका मतलब है कि अगर F&O में नुकसान हो जाए तो उसे किस इनकम के सामने एडजस्ट या सेट ऑफ कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी। मतलब सैलरी को छोड़कर कहीं भी। बिल्कुल, चूंकि ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है तो इसका लॉस आप बिजनेस कैपिटल गेन या हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से सेट ऑफ कर सकते हैं, बस सैलरी इनकम के साथ नहीं कर सकते। समझ गई। इसलिए ऑप्शन ए गलत है क्योंकि उसमें सैलरी इंक्लूडेड है। ऑप्शन बी और डी बहुत लिमिट कर रहे हैं जो कि गलत है। और अगर लॉस बच जाए तो क्वेश्चन नंबर 12, अनअब्सॉर्ब्ड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस फ्रॉम F&O कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर्स? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 4 years, ऑप्शन बी 8 years, ऑप्शन सी indefinitely, ऑप्शन डी कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि जो नुकसान इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया उसे कितने साल तक आगे यानी कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 8 years। पूरे 8 साल। हाँ, आप बचे हुए नुकसान को 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए 4 years वाला रूल स्पेक्युलेटिव लॉस के लिए होता है जो यहाँ लागू नहीं होता। ऑप्शन सी और डी भी गलत है। राइट। पर यहाँ एक एग्जाम टिप दे दूं, ये बेनिफिट तभी मिलता है जब ITR ड्यू डेट पर फाइल की गई हो, वरना ये बेनिफिट खत्म हो जाता है। टाइम पर रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और FPIs, income arising from transactions in derivatives is taxed under which head? Options are: Option A, business income. Option B, income from other sources. Option C, capital gains. Option D, speculative income. इसका मतलब है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए F&O इनकम पर किस हेड में टैक्स लगता है? सही आंसर ऑप्शन सी सही है, कैपिटल गेन्स। अरे, इंडियंस के लिए बिजनेस इनकम और FPIs के लिए कैपिटल गेन्स? हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपवाद या एक्सेप्शन है। FPIs यहाँ बिजनेस सेटअप करने नहीं आते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उनकी डेरिवेटिव इनकम कैपिटल गेन्स मानी जाती है। अच्छा, तो ऑप्शन ए बिजनेस इनकम उनके लिए गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस पक्का याद रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए छोटे ट्रेडर्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Under the presumptive taxation scheme of Section 44AD, what percentage of turnover is declared as profit for digital F&O transactions? Options are: Option A 8%, Option B 6%, Option C 10%, Option D 12%. इसका मतलब है कि सेक्शन 44AD वाली प्रिजम्पटिव स्कीम में F&O इनकम को टर्नओवर का कितना प्रतिशत माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6%। तो 8% क्यों नहीं? देखो, ऑप्शन ए जो 8% है वो कैश ट्रांजैक्शन वाले बिजनेस के लिए होता है। F&O सारा डिजिटल होता है बैंकिंग चैनल के थ्रू, इसलिए सरकार ने इसे 6% रखा है। ये स्कीम छोटे ट्रेडर्स के लिए है जिन्हें अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होते। बहुत बढ़िया। अब STT की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और STT बी क्लेम्ड एज अ डिडक्टेबल बिजनेस एक्सपेंस इफ F&O इनकम इज डिक्लेयर्ड एज बिजनेस इनकम? Options are: Option A, no, never. Option B, yes, it is an allowable deduction under the Income Tax Act. Option C, only for option buyers. Option D, only up to rupees 10,000. इसका मतलब है कि जब F&O को बिजनेस इनकम मानते हैं तो क्या जो STT हमने पे किया है उसे खर्चे के रूप में दिखा सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी सही है। यस, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। मतलब ये टैक्स बचाने में हेल्प करेगा? बिल्कुल, जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करके इसे बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो STT एक अलाउबल डिडक्शन होता है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी और डी जैसी कोई लिमिट या कंडीशन नहीं है। राइट। बस एक चीज याद दिला दूं, अगर किसी ने 44AD वाली 6% स्कीम ली है तो अलग से कोई डिडक्शन नहीं मिलता। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16, इन द केस ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, हु पेज द STT एंड ऑन व्हाट बेसिस? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए बायर ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, Option B, seller only at 0.02% on the contract price. Option C, both buyer and seller equally.
ऑप्शन डी ब्रोकर पेज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। इसका मतलब है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचने पर एसटीटी कौन देता है और किस रेट से। सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलर ओनली एट 0.02%। सिर्फ सेलर देता है? बायर नहीं। हाँ, फ्यूचर्स की सेल पर सिर्फ सेलर को एसटीटी देना होता है, बायर पर कोई एसटीटी नहीं लगता। इसलिए ऑप्शन ए और सी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि ब्रोकर अपनी जेब से पे नहीं करता। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। अब ऑप्शंस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। When an option contract is exercised, who is liable to pay the STT and on what value? Options are: option A, seller pays on the premium amount; option B, purchaser pays at 0.125% on the settlement price; option C, purchaser pays on the premium amount; option D, both pay equally. इसका मतलब है कि जब कोई ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तब STT कौन और किस वैल्यू पर देता है। क्या ये नॉर्मल ट्रेडिंग से अलग है? बहुत अलग है। सही आंसर है ऑप्शन बी, परचेसर पेज एट 0.125% ऑन द सेटलमेंट प्राइस। बाप रे, पूरी सेटलमेंट प्राइस पर? हाँ, सिर्फ प्रीमियम पर नहीं, ये बहुत महंगा पड़ता है। सरकार चाहती है कि लोग एक्सपायरी से पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें, एक्सरसाइज तक ना जाएं। इसलिए ऑप्शन ए और सी गलत है क्योंकि एसटीटी सेलर नहीं देता और ये प्रीमियम पर नहीं लगता। ये पेनल्टी की तरह काम करता है। बहुत जरूरी पॉइंट था ये। क्वेश्चन नंबर 18। Who is responsible for collecting the STT from market participants? Options are: option A, SEBI; option B, the broker; option C, the exchange; option D, the income tax department directly. इसका मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट से STT कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी, द एक्सचेंज। ब्रोकर नहीं? नहीं, ब्रोकर सिर्फ आपके नोट से पैसा काटता है, पर कानूनी जिम्मेदारी एक्सचेंज यानी एनएससी या बीएससी की होती है कि वो टैक्स सरकार को जमा करे। सेबी रेगुलेटर है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता। अच्छा, तो ऑप्शन ए और बी गलत हो गए। बिल्कुल। अब आखिरी दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 19. If a trader has multiple contracts of the same series and squares them up, which method is used to calculate the P&L? Options are: option A, first in first out or FIFO; option B, last in first out or LIFO; option C, weighted average method; option D, highest price first. इसका मतलब है कि अगर हम एक ही सीरीज के कई कॉन्ट्रैक्ट स्क्वेयर अप करते हैं तो P&L के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी, वेटेड एवरेज मेथड। फीफो या लाइफो नहीं चलता? नहीं, इंडिया में डेरिवेटिव्स के लिए न फीफो यूज होता है न लाइफो। सबका औसत निकाला जाता है ताकि पीएनएल सही निकले और मैनिपुलेट ना हो सके। परफेक्ट। आखिरी सवाल। क्वेश्चन 20. Loss from a purely speculative business can be set off against which of the following? Options are: option A, any business income; option B, any income except salary; option C, only against speculative business gains; option D, capital gains. इसका मतलब है कि स्पेक्यूलेटिव यानी सट्टा बिजनेस का जो नुकसान होता है उसे किसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव गेन्स। मतलब सट्टे का नुकसान सिर्फ सट्टे के मुनाफे से? एग्जैक्टली। इसे रिंग फेंस सिस्टम कहते हैं। आप इसे किसी नॉर्मल बिजनेस या कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी गलत हैं। और हाँ, स्पेक्यूलेटिव लॉस सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। यही कारण है कि एफ&ओ को स्पेक्यूलेटिव से बाहर रखना ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहा। वाकई ये सब जानना कितना जरूरी है। ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यस। इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई एंड हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।